हेलो दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 28 दिसंबर का मिनी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जो कि मैथ्स का दोस्तों, जो कि रोजगार विद अंक सर का जो मिनी मॉक टेस्ट जो कि आपके चल रहे हैं, ठीक है, उसका दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ये 28 दिसंबर का है दोस्तों 2024 का, ठीक है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी ये भी जानते हैं कि हम आपको जो रोजगार में अंकित भाटी सर का जो मिनी मॉक टेस्ट होता है उसका तो सॉल्यूशन आपको करा ही रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एसएससी जीडी 2024-25 में जो आपका वीकली मॉक टेस्ट होता है उसका भी दोस्तों हम आपको सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर का मिनी मॉक का जो सॉल्यूशन है, हालांकि दोस्तों थोड़ा सा वीडियो हमारा लेट हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपके सभी मिनी मॉक आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और आप लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर इस पर एक प्लेलिस्ट बना दीजिएगा ताकि हमें वीडियोज़ जो है सही तरीके से मिल सकें और हर एक मिनी मॉक हम जो है सॉल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो आप लोगों की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो भैया प्लेलिस्ट में जाकर आपके जितने भी मिनी मॉक टेस्ट होंगे उनके मैं बारी बारी से मैथ का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन विद पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। और मैं आपको देखो दो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, एक तो संडे का वीकली मॉक टेस्ट जो होता है आरडब्ल्यूए पर, और मिनी मॉक, तो ये दोनों का मैं सॉल्यूशन आपको कराता हूँ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, और अभी मैं आपको जो संडे का वीकली मॉक टेस्ट है उसका भी दोस्तों जल्द से जल्द अभी आपका वीडियो जो है शाम तक में अपलोड कर देंगे, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये 28 दिसंबर 2024 के मैथ्स का पहला क्वेश्चन जो मिनी मॉक टेस्ट का आपके सामने आता होगा, तो सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ठीक है। और दोस्तों भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आप एसएससी जीडी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको डेली मिनी मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशन है वो इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेंगे कंटिन्यू, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना भैया क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार को 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी जो है ना उसी कार का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो पूछा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई देखो, ए जो है, ए नाम का एक कोई व्यक्ति है, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो एक कार का कितना भाग कर रहा है, 1/3 भाग काम करता है। और कितने दिनों में करता है भाई, 1/3 भाग जो है ना वो 5 दिन में कर रहा है। 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिन में। आप देखो 1/3 यानी कि 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो ए यानी कि टोटल काम कितना है हमारा, टोटल काम तो हमारा 3 है, और 3 काम, और हमारा 3 काम में से एक काम जो है 5 दिन में कर रहा है, यानी कि ये एक जो है इस 5 का कितना गुना है, तो आपको सर ये इसका 5 गुना है, तो ये टोटल का भी 5 गुना हो जाएगा। तो टोटल का 5 गुना, जब 1 पंचे 5 तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 15, यानी कि यहाँ से भैया ए का कितना आ गया 15। ठीक वैसे ही आपका बी का निकाल सकते हो। तो बी कितने दिनों में कर रहा है, तो भाई बी बोल रहा है कि बी उसी कार का यानी उसी काम को जो है ना 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 2/5 भाग वो 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी जो है ना 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है। तो दो देखो 10 का कितना गुना है, तो आपको सर 2 पंचे 10, ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 5×25। बात समझ में आ गई। ये इसका कितना हो गया 25। तो यहाँ से देखो आपको देखो, यहाँ से ए का और बी का दोनों का मान निकल के आ गया। तो यहाँ से आपने देखा कि ए का मान कितना आ गया, आपको सर ए का मान 15 आ गया, यानी कि ए काम जो है वो 15 दिन में करता है, और बी कितने दिनों में कर रहा है, बी का आ गया 25 दिनों में करता है। हमसे पूछा कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो भाई आप एक बात बताओ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बस वही फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी अपॉन ए इंटू बी। तो बस रख देंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, तो भाई दोनों मिलकर कितना करेंगे, भाई इनकी गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक बार गुणा कर दो एक बार जोड़ दो। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी बराबर कितना होता है, ए इंटू बी अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, यही तो होता है फॉर्मूला, बस रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15×25, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में दोनों को जोड़ कर लिख देंगे, तो 15×25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा 40। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये कट जाएगा, 5×3=15, और 5 से कटेगा 5×8=40। तो ये कितना हो जाएगा 25×3=75, और ये हो जाएगा हमारा 75/8, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, तो आप कहोगे सर ये हो गया हमारा 75/8, और 75/8 को भैया इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 8×9=72, कितना बचा 300, ऊपर 3 बटे में कितना आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 9 सही 3/8। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 9 सही 3/8। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अपने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भाई लिख लेना, ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घट जाती है और दूसरे वर्ष 8% बढ़ जाती है तथा तीसरे वर्ष 10% घट जाती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 5 लाख थी तो हमसे पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है। हमसे वर्तमान जनसंख्या पूछी है और यहाँ पर देखो 3 साल की आपको कंडीशन दी गई है। पहले साल 5% घटी, पहले साल 5% घटी, दूसरी साल 8% बढ़ गई और तीसरे साल फिर से 10% घट गई। ठीक है, अब यदि 3 साल में जो जनसंख्या है वो कितनी थी, 5 लाख, तो पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसका जो है आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बस आपको केवल गुणा में ही प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो, भाई कह रहा है कि जो जनसंख्या थी ना वो कितनी है, 5 लाख थी। जनसंख्या कितनी थी भाई, देखो इन्होंने बोल रखा है कि जनसंख्या जो थी ना वो कितनी थी, 5 लाख थी। 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख। और कह रहा है कि पहले साल क्या होगा, 5% घट गई है। भाई आप एक बात बताओ, हर चीज़ होती है 100%, 5% घट गई यानी कितना हो गया होगा, तो आपको सिर्फ 95/100 हो जाएगा। फिर दूसरी साल क्या हुआ है, दूसरी साल 8% बढ़ गई। हर चीज़ 100% होती है, 8% बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, 108/100। फिर तीसरी साल 10% घट गई तो कितना हो जाएगा आपको, उसे 90/100। बस इसको कैलकुलेट कर लो, समझ लो आंसर आ गया। तो भाई यहाँ से देखो कितने जीरो हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ से देखो, यहाँ से जीरो को काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से काटेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो से इसको काट देंगे, 1 2 3 4 5, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 गुणा 95 गुणा 108 गुणा 9, बस इनकी सबकी गुणा करा दो, जो भी फाइनली होगा वो दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो भाई इसकी गुणा करते हैं, ठीक है, इसकी भाई गुणा करेंगे। अब गुणा करने में ही समय लगेगा और बाकी का कुछ नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 गुणा 95 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पच्चे पचम 25 की 5 और कैरी करेगा 2, 5 ने 45, 2 हो जाएगा 47। तो 95 पंचे कितना हो गया, 475 गुणे, इसकी गुणा कर देंगे भाई किसमें, 108 की गुणा कर देंगे इसमें 9 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पना 45, 9 अट्ठे 72 की 2, तो ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72 की 2 और कैरी करेगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 9 एकम 9, तो ये कितना हो जाएगा 972। तो 108 की जब 108 की गुणा हमने 9 में की तो कितना आ गया 972। ठीक है, तो बस इन दोनों की गुणा करा दो भाई, इन दोनों की गुणा करा दो, किसकी, 972 की गुणा किस में कर देनी है, 475 में। जो भी होगा आंसर दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा। तो भाई यहाँ से देखो, तो इसकी आप लोग जब गुणा करेंगे तो इसका फाइनली जो आंसर आ जा रहा है, मैं आपको डायरेक्टली लिखकर बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो है आपका 4,61,700। चाहो तो आप इसका गुणा भी कर सकते हो, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसका गुणा तो कर ही सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं गुणा करूँगा तो भाई बेफालतू का जो समय ही बढ़ेगा, लेकिन आप जब गुणा करोगे तो भाई आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो यही आ जाएगा, 4,61,700। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 460 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई कितनी है, कह रहा है कि 15% अधिक है, तो निम्न में से आयत की चौड़ाई क्या है। हमसे देखो क्या पूछा, आयत की चौड़ाई। तो भाई देखो आयत की चौड़ाई क्या होती है, देखो 460 वर्ग मीटर, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई 15% अधिक है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ, और चौड़ाई यानी कि विड्थ यानी कि हमारी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है भाई, 15% अधिक है, तो लंबाई इसकी चौड़ाई से 15%। भैया हमें नहीं पता इसकी चौड़ाई कितनी है, जब आपको पता नहीं है कि इसकी चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई को मान लो आप 100, चौड़ाई मान ली कि 100% है। वो कह रहा है कि लंबाई जो है ना इसकी चौड़ाई से 15% है, तो चौड़ाई हमारी 100 है तो लंबाई इससे 15% अधिक कितनी हो जाएगी, तो आपको सर 115 हो जाएगी। तो भाई इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 20 पंचे 100। तो ये हमारा रेशियो बन गया दोस्तों 23:20। कितना बन गया, 23:20 बन गया। रेशियो कितना बन गया भाई, 23:20 बन गया। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो इसके साथ में कोई भी एक वेरिएबल मान लो भाई, कोई भी वेरिएबल मान लो, 23n मान लो, x मान लो, जो भी आप मानो। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 460 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल इन्होंने में दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारी दोस्तों, यहाँ से निकला है अनुपात हमारा 23, इसके साथ में एक वेरिएबल मान लिया x। ठीक है, यहाँ से जो x होगा वो हमारा x का क्या हो जाएगा, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो x से हमारे क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 23x इंटू ये क्या है, लंबाई कितनी थी, 23 थी, और चौड़ाई कितनी है, 20, तो इसकी भी साथ में वेरिएबल x मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 23 इंटू 20x। तो ये क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो गया हमारा
बराबर हमारा क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल दिया है कितना, हमें 460 दिया गया। बस इसको कैलकुलेट कर लो, फाइनली आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर एल इंटू बी। बस इसी फॉर्मूले को तो यहाँ पर मैंने रखा है, बस कैलकुलेट कर दो। तो भाई देखो यहाँ पर 23 है 20, तो 23 से तो ये कट जाएगा 2 बार, 23 दूनी होता है आपका 46, 20 बार कट गया। कितनी बार कट गया भाई, 20 बार। और यहाँ पर 20 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा आपका एक बार, एक बार कट गया ना। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर एक। जब एक्स स्क्वायर बराबर एक है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक। तो एक्स बराबर एक, हमसे क्या पूछा है, आयत की चौड़ाई। हमसे क्या पूछा, आयत की चौड़ाई। तो चौड़ाई यानी कि हमारी क्या है, चौड़ाई हमारी ये थी, यानी कि विड्थ, तो यही तो हमारी चौड़ाई है। तो बस इसकी गुणा कर देंगे, तो 20 गुणा 1 कर दो, कितना हो जाएगा। तो बस इसी में मान रखते हैं ना, तो 20 गुणा 1 बराबर कितना होगा, 20 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20 मीटर। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 20 मीटर ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, और टैंक से एक पाइप जुड़ा है सी, जो कि प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है, तो लीटर में टैंक की क्षमता कितनी है। भाई देखो, ए और बी ये क्या कर रहा है, ए कितने मिनट में भर रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे। ए जो भर रहा है ना भाई, ए भर रहा है 18 मिनट में, और बी जो है वो कितने मिनट में भर रहा है, बी भर रहा है 30 मिनट में। बी कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में। और क्वेश्चन में बोला है कि एक पाइप है, एक पाइप है कौन सा, सी। वो कह रहा है कि जो वो 125 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। लेकिन जब कह रहा है कि यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है, देखो सी तो है निकालने वाला, अब भाई ए भी खुला है, बी भी खुला है, और सी क्या हो रहा है, पानी निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी कौन हो गए भैया, ये तो हो गए भरने वाले। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी। अब ये इनको एक साथ खोला है, ठीक है। और सी तो भाई पानी बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा माइनस का सी। तो ये कितने, तो टंकी कितने मिनट में भर रही है, तो टंकी कह रहा है कि 45 मिनट में भर जाती है। तो जो टंकी जो है ना वो कितने मिनट में भर रही है, तो टंकी वो 45 मिनट में भर जाती है। तो बस 18, 30, 45 का आपको क्या कर लेना है, इसका ले लेना है एलसीएम। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 45 दूनी 90। तो एलसीएम कितना आ गया, 90। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका एलसीएम आ गया आपका, इसका लेंगे लेंगे 90 आ गया, 18 पंचे 18, 30, 45 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका 90। ठीक है, और 90 जो है ये हमारा है टोटल वर्क। ठीक है, तो ये कितनी, तो इस ये कितनी बार गया, तो आपको सर ये हो जाएगा 18 पंचे 90 और 30 तियाँ 90, और ये हो जाएगा आपका 45 दूनी 90। यानी कि ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता आ गई है 3, यानी कि सबकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकल के आ गई। और जो यहाँ से आ गया ये आ गया आपका ए प्लस बी, यानी कि जब तीनों एक साथ खुले तो इसकी क्षमता कितनी आ गई 2। अब यहाँ से आप एक बात बताओ, देखो ए और बी तो हो गए भरने वाले, तो ए और बी मिलकर कितना भर रहे हैं, तो आपको सर ये दोनों मिलकर 8 भर रहे हैं। जब ये दोनों मिलकर 8 भर रहे हैं, लेकिन सी तो निकालने वाला तो ये 2 बाहर निकाल दे रहा है। भाई ये दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, तो आपको सर दोनों मिलकर 8 भर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, तो दोनों मिलकर ये 8 भर रहे हैं, और ये 2 बाहर निकाल दे रहा है। तो 2 बाहर यदि निकाल दे रहा है तो बच कितना रहा है दोस्तों, 6। भैया यहाँ से ये 2 जो है ना, इसमें से ए और बी भर ही रहा है, ए और बी भर रहा है और सी निकाल रहा है, तो ये कितना है आपका 2। तो भैया यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे सबसे पहले कि सी की क्षमता कितनी है। तो आपके सी की क्षमता यहाँ से निकाल के सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी खुला है 8, और ये माइनस का 2 कितना हो गया 6। यानी कि जो 6 निकल के आया ना, ये किसका मान निकल के आ गया, तो ये आ गया सी का। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, 6। बात समझ में आ गई, सी की क्षमता कितनी आ गई है, 6। यानी कि जो सी है ना वो 6 लीटर पानी जो है वो निकाल सकता है। ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं, वो जो सी है ना वो 125 लीटर पानी निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, 125 लीटर पानी निकाल सकता है। यानी कि सी की क्षमता कितनी है भाई, 6। तो यहाँ से आपने सी की क्षमता कितनी निकाली, आपने जो सी की क्षमता निकाली है वो 6 है। सी की क्षमता कितनी है, 6। वो कह रहा है नहीं, सी की जो पानी निकाल रहा है वो कितना निकाल रहा है, 125 लीटर। यानी 6 किसके बराबर है, 125 के। तो यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 125/6। और हमारा जो टंकी की क्षमता वो कितनी है, टोटल वर्क यानी कि हमें भरना कितनी है, जो टोटल टंकी भरनी है वो भरनी है 90। बस गुणा कर देंगे 90 से, कैलकुलेट कर लेंगे, ये कट जाएगा 15 बार, 15 छिक्का 90, और 15 की गुणा कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 पना 75 की 5 कैरी करेगा 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3 15 एकम 15 3 18। तो कितना आ गया भाई, 1875। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1875 लीटर की टैंकी की क्षमता निकल के आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लग चुका है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका एवरेज का क्वेश्चन है और कह रहा है कि एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इसी प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 13 पारियों के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। भाई देखो वो 13वीं पारी में कितने रन बना रहा है, तो भाई देखो यहाँ से निकालो कि वो 13वीं पारी में रन कितने बना रहा है, तो आपको सर वो 13वीं पारी में वो 96 रन बना रहा है, 96 रन बना रहा है। और इस प्रकार से उसके औसत में कितने की वृद्धि होगी, तो औसत में हो गई है 3 की वृद्धि। औसत में कितने की वृद्धि हो गई है, 3 की वृद्धि। और हमसे पूछा कि 13 पारियों के बाद, 13वें पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा। तो यानी कि कह रहा है कि इसके औसत में 3 की वृद्धि हो रही है। भाई देखो 13 पारी में वो कितना रन बनाया, 96 रन बनाया, 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाई, तो और उसके औसत में हर बार 3 की वृद्धि हो रही, तो 13वीं पारी में यदि उसने 3 की वृद्धि हो गई तो कितने रन बनाए होंगे, तो आपको सर इसने बनाए होंगे 13 तिया 39 रन। कितने बनाए होंगे, 39। वो कह रहा है 96, तो भाई इससे कितने ज़्यादा रन बनाए हैं, तो 96 माइनस 39 कर देंगे भाई, इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 96 माइनस 39 कर देंगे तो 16 में से 9 गया 7 और 8 में से 3 गया 5, यानी कि इसने कितने रन बनाए, 57 रन। तो ये जो 57 रन बने ये देखो 13 पारी से पहले, ये 13 पारी से पहले, तो 13 पारी से जो खेलने से पहले कितनी पारी इसने खेली होंगी, तो 12। तो ये जो 12वीं पारी है, तो 12वीं पारी का जो रन आया वो कितना आया, 57 रन। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 57 रन। हमसे पूछा है कि 13वीं पारी का औसत कितना है, हमसे पूछा है 13वीं पारी। अब वो जब 13वीं पारी खेलेगा तो इसमें भी 3 की वृद्धि होगी, क्योंकि औसत में 3 की वृद्धि हो रही, तो 12 पारी में उसने 57 रन बनाए, तो इसमें भी 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 57 3 60। तो 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, तो आपको सर 13वीं पारी में उसने 60 रन बनाए। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। भाई देखो यहाँ पे लिखा है, देखो इसको पहले ऐसे ही लिख लो आप, कितना है 5/11। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही लिख लिया 5/11। और दूसरी भिन्न कितनी है, 5/7। अब ऐसे आप तो बता नहीं सकते, इसको भाग दे के करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 3/8 और चौथी कितनी है, 6/18। इनमें समय 6/13। इनमें समय ये बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है और उनके बीच का अंतर। तो भाई यहाँ से देखो 11 को 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो जब भाई इसको 11 से 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 0.11 चौको 44, यानी कि 0.4 बार जाएगा। उसी प्रकार इसको देंगे तो यह भी 0 जगह 7 7 49, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 0 8 3 24, यानी 0.3 बार चला जाएगा। इसको 6 में 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 13 चौको 52, 13 × 5 = 65, ज़्यादा हो जाएगा तो 13 चौको 52, 0.4 बार गया। अब यहाँ से पहले देखो कि जो सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ से भाई देखो सबसे बड़ी कौन सी है, तो आपको जो सबसे बड़ी है वो तो आ गई 0.7, और सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी है 0.3। तो 0.7 हमें किससे मिला, इससे मिला 5/7 से, 0.3 मिला हमें 3/8 से। तो ये कैसी होगी, तो आपको सर ये तो होगी सबसे बड़ी, और ये कौन सी होगी, तो ये होगी सबसे छोटी। तो यहाँ से आपने बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकाल ली। तो बड़ी भिन्न कितनी है भैया, रही 5/7, और छोटी भिन्न कितनी है हमारी 3/8। हमसे पूछा अंतर, तो अंतर के लिए क्या होता है माइनस, तो और ये कितना हो जाएगा 3/8। बस सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा तरीका है कि 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया, 56 आ गया। 7 8 56, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और ये 8 7 56 और 3 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये 40 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, 3 में से 2 गया 1, बटे में कितना आ जाएगा 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया 19/56। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 19/56, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बर्तन हैं ए और बी, दोनों में दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 और 2:1 है। देखो यहाँ पर एक लिख लेते हैं, कोई भी मिश्रण है, दो बर्तन है, दूध और पानी का रेशियो लिख लेते हैं, दूध और पानी का रेशियो। ठीक है, दूध और पानी का रेशियो कितना है भैया, ए और बी में 4:1 है, और पानी का कितना है, दूध और पानी का अनुपात 4:1 दूध का है, और पानी का अनुपात कितना है भाई, 2:1 है। कितना हो गया, 2:1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इन बर्तनों में कह रहा है कि इसको 3 और 4 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। कितने अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में मिश्रण को निकाल कर एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना होगा।
भाई देखो मिला कितना रहा है 3:4। तो भैया मिला कितना रहा है, तो इन बर्तन में 3:4 के अनुपात में मिश्रण निकाल रहा है। तो मिश्रण जब निकाल रहा है तो उसमें जब आप एक बात बताओ, जब हम कोई बर्तन से चीज़ मिश्रण से निकालेंगे, कोई किसी बर्तन से कोई चीज़ मिश्रण से निकालेंगे तो उसमें देखो दूध और पानी का मिश्रण है। तो जब मिश्रण निकालेंगे तो उसमें कुछ क्वांटिटी दूध की भी निकलेगी और कुछ क्वांटिटी पानी की भी निकलेगी। तो यहाँ से हम दूध और पानी को क्या कर लेंगे बराबर, तो टोटल दूध कितना हो जाएगा 4:1:5 और टोटल पानी कितना हो गया हमारा 2 ये हो गया 5 और 3 के रेशियो में, ठीक है। तो भाई ये तो बराबर है नहीं, तो जब ये मिश्रण है हमारा, इसका मिश्रण है 5, इसका मिश्रण है 3, तो मिश्रण तो हमारा बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जो बर्तन से हम 3:4 के अनुपात में जो मिश्रण निकाल रहे हैं, तो भाई दोनों चीज़ें निकल रही, तो मिश्रण बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करेंगे, तो बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इससे 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 तिया 15, तो यहाँ पर भी मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हो गया 3×5 = 15। तो जब निकाला जाता है तो इसको मिला किससे अनुपात में 3:4 में। तो बस यहाँ पे इसकी गुणा कर देंगे 3 से और यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि 3:4 के अनुपात में मिलाया। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्रण को बराबर करेंगे और जिस अनुपात में मिलाए उससे उसकी गुणा कर देंगे। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पर मैंने किससे गुणा की, तो 3 × 3, यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा की, ये कितना, इससे यहाँ से गुणा की, तो कितना हो गया 5 चौको 20। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 3 त्रिका 9, यानी कि ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 20। तो जब 9 और 20 यहाँ पर हुआ तो 9 की गुणा इस पानी के मिश्रण और दूध के मिश्रण दोनों में होगी। तो 9 की गुणा जब इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 की गुणा यहाँ पर भी हो जाएगी, 9 की गुणा यहाँ पर भी हो जाएगी। यहाँ पर 20 है तो 20 की गुणा यहाँ पर भी कर देंगे और 20 की गुणा यहाँ पर भी कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से दूध, यानी कि यहाँ से हमारा जो नया मिश्रण होगा वो दूध और पानी का नया अनुपात निकल के आ जाएगा। तो भाई इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 चौको 36 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9, और ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 अनुपात 20 एकम 20। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 3 7, यानी कि 76 अनुपात ये कितना हो जाएगा 29। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फाइनली जो निकल के आएगा वो कितना आएगा भाई, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दूध और पानी का जो नया अनुपात होगा वो होगा 76:29। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। भाई कोई एक विद्यार्थी है, ठीक है, उसको लाना कितना था, उसको 40% अंक मिले, 40% अंक मिले, लेकिन वो कितने अंकों से फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया। यानी कि उसको यदि 60 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता है ना, तो क्या हो गया प्लस का 60 है, यानी कि वो 60 अंकों से फेल हो गया। अब उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है, उसी क्लास में एक अन्य विद्यार्थी है, उसको कह रहा है कि उस विद्यार्थी को 45% अंक मिले। कितने अंक मिले, 45% अंक मिले, लेकिन वह 22 अंक से वो फेल हो जाता है। यानी कि इसको यदि ये 22 अंक मिल जाते तो वो कैसा हो जाता, पास हो जाता। बात समझ में आ गई। बस इसको यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये सबसे सरल मेथड है जिससे आप 1 सेकंड में आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। बस यहाँ से देखो ये 40%, ये 45%, तो ये कितना हो जाएगा, कितने का अंतर, तो आपको 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 45 - 40 यानी कि 5%। तो 5% बराबर ये आपका 60 है, ये 22 है, तो 60 प्लस का, इधर 22 प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। तो 60 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी ये कितना आ गया 38, यानी कि 5% की वैल्यू 38 है। तो हमसे क्या पूछा है कि परीक्षा में कुल अंक बताइए। तो भाई परीक्षा में कुल अंक कितना होगा, भाई जो भी कुल अंक होगा वो अपने आप में 100% होगा। बोलो यस या नो। जो परीक्षा में कुल अंक होगा वो कितना होगा, 100% होगा। जब 5% बराबर 38 तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे, तो ये हो जाएगा आपका 38 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 5, भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 20 बार, 38 दूनी कितना हो जाएगा 76 और एक जीरो आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 760। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 760 दोस्तों परीक्षा का कुल अंक निकल के आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर दूर एक चोर को देखता है, चोर भागता है और पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है। चोर और अधिकारी दोनों क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं, तो अधिकारी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने लगभग 2 से 3 बार आपको बता भी चुका हूँ। बुक सॉल्यूशन वाली क्लास में भी बताया था और फिर से एक बार बता रहा हूँ। भाई देखो यहाँ से देखो एक पुलिस अधिकारी है और पुलिस अधिकारी और चोर की जो बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी है, देखो वो दूरी है 200 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे कौन हो गया भाई, यहाँ पे हो गया आपका चोर, ठीक है। अब देखो पुलिस अधिकारी है उसका पीछा कर रहा है और चोर और अधिकारी दोनों क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं। देखो चोर किस चाल से जा रहा है, तो चोर तो दौड़ रहा है भैया, देखो चोर दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पुलिस वाला जो अधिकारी है वो दौड़ रहा है
11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, पुलिस की चाल कितनी है 11 और चोर की चाल कितनी है 10 है। और इनके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है 200 मीटर। ठीक है, ये मीटर में दी गई है दूरी, तो चोर की दूरी कितनी है 200 मीटर है। हमें पूछा है कि कितनी दूरी पर चोर को पुलिस जो है ना पकड़ लेगा, और आंसर देखो हमारे किलोमीटर में आ रहे हैं। आंसर किस में आ रहा है दोस्तों, किलोमीटर में। आप सभी जानते हो चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है हमारे डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो दूरी हमारी कितनी है 200 मीटर है। अब इस 200 मीटर को मैं चेंज किस में कर लूँगा भाई, इस 200 मीटर को आपको किस में चेंज कर लेना है, आप चाहो तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, इसको भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने चेंज कर लिया किलोमीटर में, तो 200 मीटर को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 0.2 किलोमीटर। और समय कितना है भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल का अंतर कितना है भाई 1 का है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा कितने का 1 का। तो यहाँ से दूरी कितनी आ गई, तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पर इतना ही आएगा 0.2 किलोमीटर। यहाँ से कितना आ गया 0.2 किलोमीटर। तो पूछा है कि कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। चोर की चाल कितनी है 10, चोर की चाल कितनी है भाई, चोर की चाल तो है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस इसकी गुणा कर देंगे इस 10 में, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 10 गुणा 0.2, तो कितना हो जाएगा, तो 0.2 सॉरी 10 गुणा 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हम निकालेंगे दूरी, तो ये हम क्या निकाले, तो ये दोस्तों हमारी दूरी निकल के आ रही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो चाल कितनी है 10 चोर की, और समय कितना ले रहा है 0.2, यहाँ से समय कितना ले रहा है 0.2। ठीक है, ये हमारा क्या है समय है। तो बस इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसकी जब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 दूनी 20, यानी कि ये आपका आ गया 2, ये कितना आ गया 2, यानी दूरी कितनी आ गई 2 किलोमीटर। अब ये दूरी आ गई 2 किलोमीटर, तो हमसे पूछा कि कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, तो भैया ये तो दूरी आ गई है 2, और भैया पुलिस जो है और जो चोर है वो चोर ने कितनी दूरी तय कर ली, तो चोर ने तो 200 मीटर तो ऑलरेडी दूरी तय कर ही ली है, क्योंकि तभी तो पुलिस चोर को पकड़ रही हो, क्योंकि पुलिस और चोर के बीच की दूरी 200 मीटर है। और दूरी अब हो कितनी गई 2 किलोमीटर, तो 200 मीटर तो यहाँ पर भी तो पुलिस ने तय कर ली है, तो बस इसी में इसको जोड़ देंगे। तो 200 मीटर को मैंने किस में चेंज किया था, किलोमीटर में, तो 0.2 इसमें और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 2.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों ये हमारा किससे लिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको भाई बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है भाई। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार कर लेना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए 18/3 का। देखो भाई बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 18/3 है भाई, का के स्थान पर जहाँ कहीं पर भी आपका दिया गया इसको भी गुणा कर दो आप। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको सर ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो ये 18/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 18 भाग कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर कितना है गुणा, गुणा कितना है आपका 5। ठीक है, गुणा कितना है आपका 5 प्लस कितना 72, ये कितना हो जाएगा गुणा 2 गुणे 5 प्लस 72 प्लस कितना है आपका 72। उम्मीद करता हूँ भाई ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी लिया होगा। भाई देखो इसको कैसे करो, इसको भाई गुणा कर दिए तो कितना हो गया 3 दूनी 6, यानी कि ये कितना हो जाएगा 18 और बटे में कितना आ गया आपका 6। ठीक है, इसके बाद क्या आपका गुणा, गुणा कितना है आपका 5 प्लस लगा दिया, यहाँ पर गुणा कर देगा 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा आपका 72 बटे 36। ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। गुणा कितना है 3। ठीक है, इसके बाद माइनस है, तो ये 4/8 है, तो ये हो जाएगा 4/8 और गुणा कितना है आपका 2। बस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो भाई देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 6 से, तो 6 से कट जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, 3 बार कट गया तो ये कितना हो गया 3 पचे 15, 15 प्लस हो गया 36 दूनी होता है आपका 72, ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 माइनस है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट देंगे 2 एकम 2, एक बार क्या तो माइनस का 1, भाई इसके कितना हो गया 15 6 21, 21 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 20। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 20। तो 20 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये तो भैया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि और कर्मचारियों की संख्या 5:3 है। भाई देखो कर्मचारी का वेतन कितना था भाई, 4:5 था, और इनमें कर्मचारियों की संख्या कितनी थी भाई, ये 5:3 थी, और इनके अनुपात में कमी होती है। देखो कमी हो रही है, ठीक है, तो इनका भाई टोटल निकाल लो, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15, तो इनका रेशियो आ गया भाई 20 और 15 का रेशियो। अब कह रहा है कि इनके अनुपात में कमी हो गई, तो भाई कमी आप बताओ आपकी कितनी कमी होगी, तो आप कह रहे हो सर मेरी जो कमी हुई है वो 5 की कमी, वो कह रहा है नहीं जो कमी हुई है ना वो 60,000 की कमी हुई है। आपके हिसाब से 5 की कमी है, लेकिन इसके हिसाब से कितने की कमी हुई, इसके हिसाब से हुई है 60,000 की कमी हुई, इसके हिसाब से कितने की कमी हो गई, इसके हिसाब से 60,000 की कमी हो गई है। तो पूछा कि वेतन पर प्रारंभिक खर्च बताए, तो भाई प्रारंभिक खर्च है कितना, तो मेरा प्रारंभिक खर्च तो 20 था भैया, मेरा प्रारंभिक खर्च कितना है, तो 20 का, तो भाई 5 बराबर कितना है आपका 60,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12,000, कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 12,000। जब 1 बराबर 12,000 आ गया तो हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा किसका है, प्रारंभिक वेतन का। जब 1 बराबर 12 आ गया, ठीक है, तो हमसे किसका पूछा है 20 का। तो जब 1 बराबर 12,000 है तो भाई 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो बस 20 की इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12,000 की गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, 24 और 4 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 2,40,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, तो बस 20 की इसमें गुणा कर देनी थी, बस आ गया आंसर, क्योंकि प्रारंभिक खर्च पूछा था तो प्रारंभिक खर्च मेरा 20 था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक व्यक्ति एक कूलर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, भाई देखो अंकित मूल्य पर कितने की छूट दे रहा है, 10% की छूट देता है, और वो 20% का लाभ कमाता है, और यदि उसने 20% की छूट फिर दे दी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। भाई देखो आप एक बात बताओ, अंकित मूल्य क्या होता है, हमारा प्रिंट प्राइस जो उस पर रेट पड़ा होता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, हर चीज़ 100% होती है, भाई अंकित मूल्य पर उसने 10% की छूट दे दी तो वो कितने में बेच रहा होगा, भाई आपको सिर्फ वो 90% में दे रहा होगा, 90 में दे रहा होगा, और वो कह रहा है उसे 20% का लाभ होगा। तो भाई अब इसको भी रेशियो मेथड से कर लेते हैं, तो इसका रेशियो आगे 90 और 20% का लाभ कमा रहा है, भाई यानी कि 10% की छूट देने पर, यानी कि 10% की छूट दे रहा है तो वो 90 में दे रहा है, और 20% का लाभ कमा रहा है तो कितना कमा रहा होगा, तो आपको सर 120%, यानी कि 120 लाभ कमा रहा होगा। अब वो कह रहा है कि और उसने 120% तो लाभ कमाया, लेकिन उसने उस पर भी 20% की छूट दे दी, किस पर, इस पर, तो अब इसी 120 पर, अब इसी 120 पर का आपको क्या कर देना, इसका 20% यहाँ से निकाल देना है, तो 120 का भी आपको क्या कर देना, 20% आपको निकाल देना, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कितना हो गया 24% कम, तो इसको कितने में बेचा होगा, तो यानी कि इसका एसपी निकाल लेंगे, तो इसका जब एसपी निकालेंगे तो ये तो हमारा सीपी हो गया, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया प्रिंट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य पर उसने 20% का लाभ कमाया। अब तो उसमें बेचा कितने में होगा, भाई आप एक बात बताओ, भैया 120 रुपये की चीज़ थी उस पर 20% की छूट दे दी, तो भैया उस पर कितने को बेचा होगा, तो आपको उसको 120 में 12 दूनी 24, तो इसका आ गया 24 रुपये कम में बेची होगी, तो 120 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 96 आ जाएगा, तो यानी कि उसने कितने में बेच दी, उसने 96 रुपये में उस चीज़ को बेच दिया। भाई आप बताओ 90 में आपने खरीदा 96 में बेचा, 90 में खरीदा आपने 96 में बेच दिया, बोलो लाभ हुआ या हानि, बोलो लाभ हुआ या हानि, तो आप कहोगे सर मुझे तो लाभ हुआ, तो लाभ किसका हुआ, 6 रुपये का लाभ हुआ, तो जो ये 6 का लाभ हुआ वो किस पर हुआ, इस 90 यानी कि क्रय मूल्य पर। भाई देखो चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य है मेरा 90 और गुणा कर देंगे भाई 100 से, बस कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0 से 0, ये हो जाएगा 10 छिक्का 60 बटे 9, 9 से काट देंगे कितनी बार कटेगा, 9 छिक्का 54, ऊपर कितना बचेगा आपका 6 बटे 9, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3, कितना आएगा भाई 6 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है और उनका एलसीएम 336 है, यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या है। भैया मैंने आपसे कई बार एग्जाम में बोला क्लास में बोला है कि ऐसे क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जरूर छपा हुआ मिलेगा। भाई इसके लिए मैंने एक फार्मूला क्या बताया था एलसीएम एंड एचसीएफ का, कि भैया आपको बस क्या याद करना, पहली संख्या, क्या याद रखना फार्मूला, फार्मूला हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर किसकी है, हमारी लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, बस इस चीज़ को याद रख लो भैया।
बात समझ में आ गई। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो हमसे क्या पूछी, हमसे पूछी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हो। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या इन्होंने हमें दे रखी है कितनी है 112, तो 112 गुणा दूसरी संख्या पता नहीं है तो यहाँ पर लिख लेनी है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पर इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, बस। तो दूसरी संख्या क्या मान ली मैंने, बी मान ली, ठीक है। दूसरी संख्या मैंने बी मान ली, बराबर लासा कितना भैया, एलसीएम कितना दिया गया 336 गुणे मासा, मासा कितना दिया गया 28 दिया गया, तो ये हो गया गुणे 28। बस इसको यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 112 से काट देंगे तो 112 यहाँ होता है 336, ये कितना हो जाएगा 28 एकम 28, ये कितना हो जाएगा 336 है ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब ये कितना आपका 28 है, ठीक है। तो यहाँ से बी का यानी कि बी हमारी दूसरी संख्या थी तो इसको निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 28 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 की 4, 3 दूनी 6 2 8, 28 यहाँ कितना हो जाएगा 84। तो जो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 84 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको फिर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है। भाई देखो दो धनात्मक संख्या कोई भी मान लो ए और बी मान लिया, इनका अंतर, अंतर के लिए क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, अंतर कितना है 3951 है, ठीक है। अंतर कितना हो गया 3951। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, भाई ठीक हो, जब कोई बड़ी संख्या को छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पर क्या है बी है, क्योंकि बी माइनस का है। तो भाई जैसे मान लो सपोज एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर मुझे भाग देना है, यहाँ पे मुझे भाग देना, भाई सबसे छोटी संख्या हमारी बी है, तो क्या कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या को, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है हमारी ए है। तो जब इसको हम ए से भाग देते हैं, विभाजित किया जाता है, तो भागफल हमारा कितना है 12 आ जाता है, और 12 आ जाता है, और शेषफल हमारा कितना हो जाता है, जो शेषफल है वो हमारा कह रहा है शेष हमारा 13 बच जाता है। तो शेष हमारा कितना बच जाता है 13 बच जाता है। ये मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तुमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। अब कह रहा है तो उसमें जो बड़ी संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग। तो आप सभी जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है। देखो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है ना, तो इसको लिए इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। भाज्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। यही मैंने आपको बताया था क्लास में, भाग प्लस क्या होता है आपका शेषफल, ठीक है, यही होता है। तो भाज्य बराबर हो जाए भाजक। तो भाज्य देखो, भाज्य यहाँ पर हमने क्या रखा, तो भाज्य हमने क्या है, भाज्य क्या होता है जिसमें भाग दिया जाए, तो भाज्य हमारा यहाँ पर ए, तो ये हो जाएगा ए, भाज्य हमारा क्या है ए, बराबर भाजक क्या है जिससे भाग दे रहे, भाजक क्या बी से भाग दे रहे, तो ये हो जाएगा बी, बी गुणे भागफल कितना, भागफल हमारा 12, तो 12 प्लस शेषफल, तो प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल हमारा कितना है 13, तो यह हो जाएगा 13, ठीक है। और यहाँ पर भैया ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, इसको कर लेना, ये प्लस है, ठीक है, प्लस शेषफल, तो ये कितना हो गया हमारा 12 प्लस का 13। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ए है, ठीक है, 12 प्लस 13, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी का अंतर कितना दिया गया 3951, अंतर कितना दिया गया 3951, तो यहाँ पर अंतर इसका मान कितना दिया 3951, तो ये हो जाएगा 3951 प्लस ये माइनस का भी इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का बी, बराबर ये इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 12 बी, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा आपका 13। कैलकुलेट करेंगे तो 12 में से एक बी माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11 बी, 11 बी बराबर ये आपका कितना 3951 13, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3938, 3938, तो ये किसका मान आ गया, ये 11 बी का। तो इसको भाग देंगे तो यहाँ से बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान कितना आ जाएगा 11 तिया 33, कितना बचेगा आपका 3938 है ना, ये 3938, ठीक है, 11 तिया 33, यहाँ पे आपका बचेगा 6 63, 11 पचे 55, और 8 बचेगा 11 अट्ठे 88, तो कितना आ गया 358। तो ये 358 जो आया ना ये बी का मान आया है। तो भैया यहाँ से देखो हमसे अंतर पूछा, तो यहाँ से हमने देखो यहाँ से बी का मान निकाल लिया। जब हमने यहाँ से बी का मान निकाल लिया तो यहाँ से हम अंतर निकाल सकते हैं। तो ए का मान कितना दिया है, तो अंतर में से बी का मान आपको पता ही है, तो बस इसको घटा देंगे। तो भाई ये कितना है 3951, यदि 3951 में मैं आपका ये 358 जोड़ दूँ, क्योंकि हमसे क्या पूछा योग पूछा है ना, तो योग करने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। योग करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 358 के लिए इसको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 1 9, 5 5 10 की जीरो कैरी करेगा 1, 9 3 9 1 10 3 13 की 3 कैरी करेगा 1, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 4309। इसका जो मान आया 4309। हमें क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4309। अब इसके अंकों का योग करना, तो अंकों का योग होता है कितना 4 3 7
और 7 और 9 कितना हो जाएगा 16। तो अंकों का योग कितना आ गया 16। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि अंकों का योग कितना हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ने एक कार के भाड़े पर लिया। ए प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 10 दिन काम कर रहा है। ए देखो कितने दिन काम कर रहा है। देखो ए जो है ना वो 4 घंटे की दर से कितने दिन काम कर रहा है 10 दिन। तो ये हो जाएगा 4 घंटे की दर से 10 दिन काम करेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 काम। ठीक है। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि बी जो है ना वो प्रतिदिन 3 घंटे की दर से 3 घंटे की दर से कितने दिन काम कर रहा है 15 दिन। तो इसने टोटल काम कितना कर लिया होगा 15×3=45 काम कर लिया होगा। और सी जो है ना वो प्रतिदिन 5 घंटे की दर से काम करता है कितने दिनों तक 12 दिनों तक। तो इसने कुल काम कितना किया होगा 12×5=60 काम कर लिया होगा। कितना काम कर लिया होगा 60 काम। तो यहाँ से ये देखो हमारे टोटल काम निकाल लिए। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया भैया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो टोटल जो कार जो वो इस्तेमाल करता है 12 दिनों तक, यानी जो कार जो है ना कार, तो ये कितने दिन तक इस्तेमाल किए। तो टोटल कितने दिन हो गए। तो ये 40 45 60 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 6 4 10 4 14। तो यहाँ कितना आ गया 145। वही वो कह रहा है कि यदि कुल भाड़ा भैया, यानी कि उसको जो भाड़ा मिला वो 145 भाड़ा मिला है। वो कह रहा है नहीं, जो उसको भाड़ा मिला है ना वो 145 नहीं मिला है। उसको जो भाड़ा मिला वो मिला है 5800 का। भाड़ा उसको कितने का मिला है 5800 का। आप कह रहे हो 145 का मिला, वो कह रहा है 5800 का। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा कि सी को कितना दे, यानी कि सी को कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ सर 145 की वैल्यू कितनी दी गई 5800। तो यहाँ एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो ये हो जाएगा आपका 5800 और बटे कितना हो जाएगा 145। हमसे किसका पूछा है सी का। और सी का है कितना, तो आपको सी का तो 60 है। तो बस 60 से इसकी गुणा करा देंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60 और 5 से इसको 29 से काट देंगे, 29 दूनी 58 और 12 दूनी हो जाएगा 2400। 2 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2400। तो सी को कितना भाड़ा देना होगा, तो आपको सर सी को जो भाड़ा देना होगा वो देना होगा 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये का भाड़ा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु। भैया देखो यहाँ पर एक कोई बेलन बना लेते हैं, जैसे कोई ये बेलन है और इसको पिघलाकर क्या कर दिया गया, एक शंकु बना दिया गया है। अब देखो इनमें से जो प्रत्येक की ऊंचाई वो 1 सेंटीमीटर है और आधार त्रिज्या वो 1 मीटर है। भाई देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो बेलन का, तो बेलन का कितना है भाई देखो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बेलन का, तो बेलन का कितना है। तो बेलन जो है ना वो 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है आर बराबर बेलन की त्रिज्या आ गई 3 और ऊंचाई यानी कि एच का मान कितना आ गया 5। तो ये तो हो गया बेलन का। ठीक है, इसको पिघलाकर एक शंकु बना दिया गया, तो जिससे इसकी ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, तो शंकु की ऊंचाई एच बराबर कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ये कितनी होगी, ये भी आपकी 1 मीटर होगी। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी ये हो जाएगी आर बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 1। ठीक है, ये हमें दिया गया था। और ये क्या एक मिमी है ना, तो इसको एक में लिख लेंगे। ठीक है, में, ये आपका सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब देखो आप सभी जानते हो कि तो बेलन का नीचे जो बेलन के जो वृत्त का इसका फॉर्मूला कितना होता है πr² h होता है। तो इसको भी फॉर्मूले को यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा πr²h। ठीक है, और शंकु का कितना हो जाएगा, तो शंकु का कितना होता है, तो आपको सर ये होता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। बस इसको इस फॉर्मूले में रख देना है। तो देखो यहाँ से पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा r²। तो भाई बेलन का कितना है, भाई बेलन का r का मान कितना है 3 है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ऊंचाई कितनी है h, यानी 9×5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना है भाई देखो, ये कितना हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 है ना। तो ये 3 नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये गुणा में यहाँ पर आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, यहाँ पर 1/3 है ना, तो 1/3 इसको ऐसे लिखेंगे तो ये 3 नीचे भाग में, ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा ऊपर भाग में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 3। अब r², इसका r का मान कितना 1 है और h का मान कितना 1 है। तो भैया 1×1 ही इसको लिख सकते हैं, इसको 1×1 हो गया। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 9×45 और 5×3=15, 15×135, 15×3=15, 15 कितना हो गया 135। ये आपका कितने मिमी में है, तो इसको सेंटीमीटर के लिए क्या एक जीरो लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1350। भैया सेंटीमीटर में है ना, तो भैया कितना हो जाएगा 1350, 1350 शंकु निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1350।
50। बात समझ में आ गई? तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसका जो आंसर आएगा भाई 1350 नहीं 13,500, 2 जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 2 जीरो, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो कर लेना भाई, 2 जीरो आ जाएंगे आपके। यहाँ पर 13,500 आएगा, 13,500, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, 1350 नहीं 13,500 होगा भाई, ठीक है, 13,500। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपको सर ए प्लस बी कर रहे हैं 50 दिन में। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 50। ए प्लस बी मिलकर 50 दिन में कर रहे हैं। और कह रहा है कि ए जो है ना वो बी से 40% कम कुशल है। ए जो है ना ए क्या कह रहा है कि ए जो है ना वो बी से 40% कम कुशल है। तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। तो 40% की यदि मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आपको सर 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 यानी कि 2/5 होती है। यानी कि ए जो है ना वो बी से, ए जो है ना वो बी से कह रहा है कि 40% कम कुशल है। तो यदि ए कितना हो जाएगा, यदि ए 5 है, यदि ए 40% बी से कम कुशल है, यदि बी 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 है। तो 3:5। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क हमारा कितना भाई, टोटल है 50, और ये दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए अकेले कार्य का 60% कर रहा है, तो ये अकेला कार्य का कितना कर रहा है, 60%। तो कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो टोटल वर्क हमारा 50 गुणे ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 3 8, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 8 बटे में। ए का पूछा है तो ए अकेले कितने दिनों में कर रहा है, तो ए अकेला कर रहा है 3 दिनों में, गुणा हो जाएगा 3। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको 6/10 हो जाएगी। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 6/10। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस इसको काटेंगे तो किससे कट जाएगा भाई, देखो 3 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, जीरो से आपका एक जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, और 40 दूनी कितना हो जाएगा, तो 40 दूनी हो जाएगा आपका 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 80 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सुमित किसी वस्तु को 4,000 रुपये में खरीदता है तथा 35% के लाभ पर बेच देता है, और इस प्राप्त राशि से वह एक अन्य वस्तु खरीदता है और फिर इसे 20% की हानि पर बेच देता है। तो उसका उसके कुल पर हानि या लाभ बताना है, ठीक है। हानि या लाभ बताना, भाई देखो उसने क्या करा कि 35% के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो 35% के लाभ पर बेचा है और 20% की हानि पर। तो ये बेचा कितने पर, 35% के लाभ पर और 20% की हानि पर बेचा है। तो 35 माइनस का 20, इसमें भाई ये सक्सेसिव मेथड लगा देंगे भाई, ठीक है। सक्सेसिव मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो 35 माइनस 20 माइनस एक बार इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुणा 20, और बटे में कितना आ जाएगा, 100। बस सक्सेसिव मेथड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, 5 से काट दिया 5 सत्ते 35, 5 से काट दिया तो ये कितना हो गया भाई, आपको सर ये हो जाएगा 5 सत्ते, हाँ 5 सत्ते कितना हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो यहाँ से इसको 35 में से 20 गया तो कितना बचेगा 15, और 15 माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 8, 8%। तो ये कितना आ गया हमारा, पी का मान कितना आ गया 8%। भाई देखो पी का मान कितना आ गया 8%, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसने खरीदा कितने में, तो उसने वस्तु को कितने में खरीदा था भाई, 4,000 में। खरीदा कितने में था भाई, आप कह रहे हो 4,000 में खरीदा था, आप कह रहे हो 4,000 में, तो 4,000 का 8% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 8/100। बस कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ से हानि प्रतिशत निकाल के जाएगी। तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर इसको कैलकुलेट करें, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा आपका कितना, 8 चौको 32 यानी कि 320। 320 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा 320। तो ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो ये क्या लाभ कमा रहा, तो 320% का क्या हो जाएगा, गेन ऑफ रुपये 320। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाभ कमा रहा है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि 10,500 रुपये की राशि पर प्रति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में वो 13,825 रुपये हो जाती है। तो उसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो भाई यहाँ से देखो 10,500 रुपये की राशि पर, ठीक है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 सही 4/5 वर्षों को इतने रुपए हो जाती है। तो यहाँ से देखो भाई 10,500 रुपये की चीज़ थी, कितने की, 10,500 रुपये की चीज़ थी, और उसको कितने रुपए हो गई, 13,825 रुपये हो गई। कितनी हो गई भाई, 13,825 रुपये हो गई है। तो हो कितनी गई है, 13,825 रुपये हो गई है। किस में कितने पर, तो ये हो गई आपकी 10,500 पर। तो कितने का लाभ होगा, तो भैया इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 2 और 8 में से 5 गया 3,
और ये कितना हो जाएगा 3, 3325। तो 3325 का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है, ठीक है। तो 3325 का लाभ हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 3325 और गुणा कितना कर देंगे 100 का, गुणा कर देंगे 100 का। तो 3325 का लाभ किस पर हुआ, इस 10,500 पर हुआ। तो ये कितना हो जाएगा 10,500। समय समय कैसे निकालेंगे, तो समय दिया गया 3 सही 4/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 दिया 15 4 19/5। तो समय कितना लिख सकते हैं 19/5। नीचे भाग में आएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आपका गुणा में हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे इसकी दर, दर यानी कि आर का मान। तो बस इसको घटा देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किससे कटेगा, तो भाई इसको काट देते 5 से। तो जब इसको हम 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, ठीक है। और 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो आपके ख़त्म हो जाएगा। 21 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये आपका हो जाएगा 21 से इसको काट देते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 7 से, 7 से कटेगा क्या, इसको काट दो 19 से। तो 19 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 एकम 19 और 19 सत्ते 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9 और 6 15, ये 156 यानी कि 7 बार जाएगा। और 19 पच्चे 95 यानी कि 175 बार। 21 से इसको काट देंगे तो 21 से कितनी बार कटेगा, इसको काट देते 7 से, तो 7 तिया 21 और 7 से कटेगा 7 एकम 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितना बचेगा 3 7 पना 35, 25 से बाहर ये कट गया। तो ये कितना आ गया हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा आर बराबर, ये कितना है 25 बटे में कितना है 3। तो आर बराबर हमारा आ गया 25/3, यानी कि दर हमारी यहाँ से कितनी निकल के आ गई 25/3% की हमारी ये दर निकल के आ गई। तो दर हमारी निकल के आ गई 25/3, ठीक है। 25/3 और 25/3 की जो दर निकली है कितने समय के लिए निकली है, तो ये हमारी जो 25/3 की जो दर निकली है, जो दर निकली है कितने समय के लिए निकली है 19/5। भैया यहाँ से देखो, ये 3 सही 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5 तिया 15 4 19/5, ठीक है। तो समय कितने समय के लिए निकली है, तो ये जो निकली है ये 19/5 समय के लिए। तो 19/5 समय के लिए कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा गुणा 19/5। तो 19/5 बराबर किसके है, बराबर किसके 3325 के, किसके बराबर है, तो आपको सर ये है 3325 के, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखो समय कितना है 25/3, ठीक है। समय कितना है भाई, समय है हमारा कितना 25/3। यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एक बार यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो, तो 25/3 की दर है कितने समय के लिए 19/5 समय के लिए। तो इस पर ब्याज कितना मिलता है 3325 रुपये। आगे बोला है कि तो इस राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर, हमें दर क्या बतानी, दोगुनी दर से बताना है 5 साल का साधारण ब्याज। तो भाई दर कैसी हो जाएगी दोगुनी, तो दर हमारी कितनी है 25/3 है। तो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हो, दर हमारी कितनी है 25/3 है। हमें इसका क्या करना है दोगुना दर पर। तो 25/3 का क्या कर देना दोगुना, कितने समय के लिए, समय भी देखो दिया रख गया, समय दिया गया 5 साल के लिए। तो समय से गुणा कर देंगे 5 साल, आप कितने समय के लिए 5 साल के लिए, ठीक है। बराबर, तो अब ये बराबर कितना हमारा 3325 है। तो किसके बराबर है, तो आपको सर ये हमारा है 3325 की, ठीक है। तो किसके बराबर है 3300, यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो 3325 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3325 बटे में कितना आ जाएगा 25/3, 25/3 गुणे ये कितना हो जाएगा भाई, समय कितना था हमारा 19/5 था। तो ये हो जाएगा 19/5 और गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/3 और 5 दूनी 10, गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/3 और गुणा कितना हो जाएगा हमारा 10। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है भाई, ठीक है। बस आपको यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना है, जो भी कैलकुलेट करेंगे वो हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा। भाई देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना है 25/3 है। तो 25/3 से ये 25/3 आपका कट जाएगा, इससे ये आपका कट गया, ठीक है। 19 से इसको काट देते हैं तो 19 से कितनी बार कटेगा, 19 से ये कट जाएगा आपका 175 बार कट जाएगा भाई, 175 बार कट जाएगा। और ये 5 से ये कट जाएगा आपका, 5 से कटेगा क्या भाई, नहीं कटेगा भाई। ये कितना हो जाएगा 10 पना 50, भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पना 50। तो ये कितना हो जाएगा 55 25 की 5 और 5 सत्ते 35 और 2 37, ठीक है। इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 175 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 50। तो ये कितना हो जाएगा पचम जीरो की जीरो, पचम 25 की 5 कैरी करेगा 2, 5 सत्ते 35, 35 2 37 की 7 कैरी करेगा 3, 5 एकम 5 3 8। तो कितना आ गया 8750। ये इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 8750। इसका जो है वो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, बस वही होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना हो जाएगा 100। बस इसको कैलकुलेट कर लिया, बस आंसर आ गया हमारा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है।
अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, किसी राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 रुपये। देखो दूसरे वर्ष के लिए कितना भाई, आपको सर 1320 रुपये है, और तीसरे वर्ष रुपये कितना हो जाता है 1452 रुपये। तीसरे वर्ष कितना हो जाता है 1452 रुपये। और पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी भाई, यहाँ से निकालो। क्या क्या निकाल लो, सबसे पहले तो यहाँ से निकालो दर, दर निकालेंगे तो यानी दर बराबर कितना हो जाएगा। तो भैया ये देखो जी कितना है 1320 है। ठीक है, तो 1320, ये कितना है हमारा 1452 है। कितना है 1452। तो कितने का अंतर है भैया, अंतर देखो तो अंतर कितने का है भैया, तो माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 3 गया। अंतर कितने का, इन दोनों का अंतर आ गया 132 का बटा किस में 1320 में। तो ये हो जाएगा 1320 और गुणा कर देंगे 100 का। तो ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 132 से ये कट जाएगा। तो दर कितनी आ गई, तो दर आ गई हमारी 10%। दर कितनी आ गई 10%। तो कह रहा है कि पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी। तो भाई हमें नहीं पता मूल राशि कितनी थी, तो आपने मूल राशि मान ली भैया। पहले जो मूल राशि थी वो 100% थी, 100% थी। तो पहले वर्ष की जो शुरुआत में जो राशि थी वो मैंने कितनी मान ली, 100% थी। ठीक है, 100% थी। हमसे पूछा कि पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी। भैया हमें नहीं पता मूल राशि कितनी है, तो हमने देखो मूल राशि यहाँ पर मान ली 100। तो भैया देखो पहले साल कितना रहा, देखो दर हमारी कितनी निकली 10%। तो पहली साल दर कितनी रही होगी 10%। जब पहली साल हमारी दर जो है वो 10% रही, तो दूसरी साल भी कितनी रही होगी 10%। और साधारण ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि इस पहले वर्ष कैसा रहता है, समान रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है, और पहले वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। तो 10% यदि पहली साल लगा होगा तो दूसरे साल कितना रहा होगा 10%। और तब 3 साल के लिए पूछा है तो तीसरे वर्ष के लिए कितना है 1452 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई मैंने मूल राशि मान ली 100, जब इस पर 10% तो इसका भी 10%, और इस 10 का भी 10% लगेगा तो वो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका भी 10 का एक बार 10% हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं 10% बराबर किसके है, आपके चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे वर्ष के लिए। दूसरा वर्ष का कितना है 10%, और ये बराबर किसके है, तो 1320 के, क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए पूछा है ना। तो दूसरा वर्ष क्या हमारा, ये भी हमारा 10% रहेगा। तो 10% के बराबर किसके, 1320 के। तो आप ये देखो 10% ये 1320 का कितना गुना है। तो आपको सर ये कितना हो जाएगा, तो ये इसका कितना गुना है, तो आपको सर ये जो इसका गुना है ना, तो ये 120 गुना हो जाएगा भाई। करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये इसका कितना गुना है, तो आपको सर ये इसका 120 नहीं होगा भाई, 120 नहीं होगा। तो 10% बराबर कितना हो गया 1320। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 0 से 0 काट देंगे तो 1% बराबर कितना आ गया 132 आ जाएगा। चाहो तो ऐसे ना करो इसको, 10% बराबर कितना आ गया आपका होगा 1320 आ जाएगा। ठीक है, 1320। यहाँ पर देखो क्या करना है, ये तो 10% तो आपका दूसरी साल का, तीसरी साल भी तो मिलेगा तीसरी साल को। तो तीसरी साल का कितना हो जाएगा, तो तीसरी साल का 11% हो जाएगा। यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलेगा, पहली साल का 10%, दूसरी साल का 10%, और तीसरी साल उस 10% का 10%। तो 10 का 10% निकालेंगे तो 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% निकालो भाई, कितना हो जाएगा आपको सर 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 11%। तो ये 11% बराबर किसके हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो इस एरो को। ठीक है, इस एरो को यहाँ से हटा दो। तो ये 11% बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1320 के। तो 11 बराबर काट देंगे तो कितनी बार कटे, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 यानी 120। तो ये इसका कितना गुना है, तो आपको सर ये तो इसका 120 गुना है। तो हमसे पूछा शुरुआत में, तो शुरुआत में मैंने राशि कितनी मानी थी 100, तो 100 का 120 गुना कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 100 का 120 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 12 एकम 12 यानी कि 12,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यदि ना समझ में आई तो एक बार फिर से देखो भाई। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो पहली साल का तो पता नहीं है, तो देखो 1320 था, इसका 1452, तो अंतर कितने का है 132 का। यहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला तो दर आ गई हमारी 10%। और अब भैया हमें पूछा था मूल राशि, तो भाई पहले मूल राशि मान ली 100। अब भाई देखो जो ब्याज होता है 10%, साधारण ब्याज जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के पहले बार से समान रहता है। तो 10% पहला साल, दूसरी साल 10%, और तीसरी साल इस 10 का 10%। तो 10 का 10% कितना होता है, तो 10 का 10% होता है आपका 1%। 10 का 10% बराबर कितना होता है, 10 का 10% होता है आपका 1। तो ये 1 की वैल्यू कितनी दी गई थी, तो 10 1% हो गया, तो 10% ये 1 ही है, तो 10 और 1 कितना हो गया 11। तो 11 बराबर किसके है 1320 के दूसरे साल का। तो ये कितना हो गया 1320। तो ये इसका कितना गुना 120 गुना है। तो भाई मूल राशि हमारी कितनी थी 100, तो 100 का 120 गुना कर दिया तो कितना हो गया 12,000। तो भाई ये थे हमारे आज के
मिनी मॉक टेस्ट का जो 20 क्वेश्चन थे वो दोस्तों हमारे 28 दिसंबर का ये होता है कंप्लीट। ठीक है भाई। तो अब बाकी का जो हमारा जो वीकली मॉक टेस्ट आएगा उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो भाई ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली मिनी मॉक का ऐसे ही कंटिन्यू सॉल्यूशन मिलता रहे। ठीक है। और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।